आया ना? तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूंगा आपसे क्रोमोजोम का, अगर मैं आपसे बात करूं क्रोमोजोम का, तो जो क्रोमोजोम का टर्म था इसे दिया था वेल्डेयर ने। किसने? वेल्डेयर ने क्रोमोजोम का टर्म दिया था, और इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रोटीन। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। हम क्रोमोजोम को कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। इसको बंद कर दीजिए। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। किसको? क्रोमोजोम। अगर इसकी स्टडी करनी है, मान लीजिए वो क्रोमोजोम को पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो देख लीजिएगा। अगर आपको साइज देखना होगा क्रोमोजोम का, तो आप मेटाफेज अगर उठाएंगे सेल डिवीजन का, तब आपको साइज दिखेगा, क्रोमोजोम का साइज देखने को मिलेगा। अगर पूछेगा शेप बताइए कब देखेंगे, तो शेप कब तब देख पाएंगे जब आप क्या उठाएंगे? एनाफेज। सेल डिवीजन के एनाफेज को जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एनाफेज का, तब आपको इसका शेप दिखेगा। इसका मतलब अगर आपको क्रोमोजोम का साइज स्टडी करना है तो किसका क्या लेंगे? मेटाफेज। अगर शेप देखना तो क्या लेंगे? एनाफेज। ये सेल डिवीजन में भी बन सकता है। क्लियर इसमें आ रहा है ना भाई? क्लियर दिख रहा है ना? चलिए ठीक। अब देखिए ये कहानी समझ में आ गई आपको। क्रोमोजोम की बात करेंगे तो क्रोमोजोम आप समझते हैं कि अगर आप बात करेंगे क्रोमेटिन का कैसे बनता है, जब क्रोमेटिन आपका कंडेंसेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम डीकंडेंसेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन बन जाएगा। तो क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है, और क्रोमोजोम से फिर क्रोमेटिन बनता है। ये मैंने लिख दिया ए और मैंने लिख दिया ये बी। तो ए वाले को मैं बोलूँगा कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। मैं बी वाले को बोलूँ क्या हो रहा है? डीकंडेंसेशन हो रहा है। इसका मतलब जब आपका क्रोमोजोम से क्रोमेटिन बनता है तो उसे हम डीकंडेंसेशन कहते हैं, और अगर क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। छोटी सी बात। टाइप की बात कर लीजिए क्रोमोजोम का, कितने टाइप का क्रोमोजोम होता है, तो उसको आप बोलेंगे ताम्स। क्या बोलेंगे? ताम्स। ताम्स का मतलब हो गया कितने टाइप का क्रोमोजोम आपका होता है। तो मैं बोलूँगा टी का मतलब बताओ, तो मैं बोलूँगा टी का मतलब टीलोसेंट्रिक होता है। ओके, टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, और ए का मतलब एक्रोसेंट्रिक, और यम का मतलब मेटासेंट्रिक, और यस का मतलब सब मेटासेंट्रिक। इतने टाइप के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ये ट्रिक है इसका ताम्स। क्या ट्रिक है? ताम्स। सबका फुल फॉर्म आपको पता होगा। अब कहोगे ये किस बेस पे बनाया है? ताम्स। अब लिखा है टाइप ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। आपसे पूछेगा क्रोमोजोम 4 टाइप का होता है, किस बेस पे? ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेस पे ये 4 तरीके का होता है। अब आसान है, देख लीजिए। अगर मैं बात करूंगा टीलोसेंट्रिक का, मैं पहला वाला बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करूंगा टीलोसेंट्रिक का, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है, तो यहां लिखूंगा सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन टिप। सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन टिप। सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट होगा। इसका जो शेप होगा आई शेप होगा। कौन सा शेप? आई शेप। कैसे देखिएगा, ये मान लीजिए क्रोमोजोम है और यहाँ ये प्रेजेंट है, तो शेप कैसे दिख रहा है? आई जैसा दिख रहा है। आया समझ में? आगे चलते हैं। ये हो गया टीलोसेंट्रिक का। अब किसका बताएंगे? इसके बाद क्या आ गया? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की बात कर लीजिए। सेंट्रोमियर कहाँ होगा? नियर द टिप। सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द टिप। सेंट्रोमियर कहाँ होगा? नियर द टिप होगा। इसका मतलब वो टिप के नज़दीक है, टिप पे नहीं है। तो इसका शेप क्या होगा? देखिए, टिप के नज़दीक है, टिप पे नहीं है, तो इसका शेप ये हो जाता है। ये शेप हो जाता है। इसका मतलब टिप पे नहीं है, टिप से थोड़ा दूर है। इसका मतलब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो टिप पे चला आएगा, तो वो क्या है? यहाँ से थोड़ा वो नीचे आ गया। जब नीचे आएगा तो ये पोर्शन यहीं रहेगा, ये नीचे चला आएगा। तो इसका शेप क्या हो गया?
शेप क्या हो गया बताइए, जे शेप। कौन सा शेप हो गया, जे शेप आया। टीलोसेंट्रिक का एक कहानी हो गई और एक्टोसेंट्रिक का एक कहानी हो गई, ऐसे शेप बनता है। अब क्या पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब क्या लिखेंगे, सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन मिड। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड में। कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड में। समझ में आया ना, आपका सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मिड में होगा। तो ये 2 मिनट, हाँ अब देखिएगा, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड में। चमक नहीं रहा है ना, मैं चमक रहा हूँ कि घोड़ा चमक रहा है, चेहरा भी चमक रहा है। चलिए, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड में। कहाँ होगा, मिड में। थोड़ा कम कर देते हैं और क्या। अब देखिए इधर, ठीक है, सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मिड में। और शेप क्या होगा, शेप इसका होगा वी शेप, शेप वी शेप। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब इन दोनों का देखिएगा आप, इनका स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं, दोनों का लेंथ बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है। और जब दोनों का लेंथ बराबर है, इसका मतलब दोनों का लेंथ, तो इसका सेंट्रोमियर कहाँ गया, मिड में आ गया है। पहले टिप पे था, टिप से नीचे गया, फिर एकदम बीच में चला गया है। अब एक और टर्म है, उसको बोलेंगे कौन सा आया, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या बताएंगे, हम बोलेंगे सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द मिड, नियर द मिड। शेप क्या होगा, यल शेप। कौन सा शेप बनाएगा, यल शेप। इसका मतलब ऐसे होगा, देखिएगा ये है और इसका शेप ऐसे होगा, ये यल शेप बनेगा। ये मिड के नजदीक है, मतलब मिड में जा रहा है, सिंपल है, आया ना। तो ये आपको समझ में आया। तो मैं बोलूँगा सिंपल है, अगर मैं बोलूँ टाइप बताइए क्रोमोजोम का, तो आप कहेंगे ताम्स होता है, टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, ए का मतलब एक्रोसेंट्रिक, एम का मतलब मेटासेंट्रिक और एस का मतलब सब मेटासेंट्रिक। अब दो ही देखिए, इन दोनों का टिप से रिलेशन, इन दोनों का मिड से रिलेशन है। जिसको नहीं याद होता तो समझ लीजिएगा, इन दोनों का टिप से रिलेशन है, इन दोनों का मिड से रिलेशन है। अगर ये पूरा टिप पे बैठा है तो टीलो, अगर टिप के नज़दीक है तो एक्रो, अगर पूरा मिड में है तो मेटा, अगर मिड के नज़दीक है तो सब मेटा। कहानी वही है, समझ में आया ना। फिर से, इन दोनों का टिप से रिलेशन है, इन दोनों का मिड से रिलेशन, समझ में आया ना। इन दोनों का टिप से, इन दोनों का मिड से। अब देखिएगा, इसको समझिएगा एक बार, देखिएगा। अगर पूरा टिप पे है तो टीलो, अगर टिप के नजदीक है तो एक्रो, अगर एकदम पूरा मिड में है तो मेटा, और अगर मिड के नजदीक है तो आसान है। अब समझ में आया। अब पूछेगा शेप बताइए, इसका ट्रिक समझ लीजिए। अगर पूछेगा शेप बताइए ताम्स का, क्या शेप होगा, तो बोलेंगे IJVL, तो बोलेंगे। अब इसका ट्रिक बन गया आपका ताम्स IJVL। अगर आपको ये नहीं पता है कौन से टाइप का क्रोमोसोम कौन सा शेप बनाता है एनाफेज में, तो इसका ट्रिक है ताम्स IJVL। इससे आपकी क्या है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। समझ में आया। और यही क्वेश्चन नीट में आता है, याद रखिएगा कौन सा शेप पाया जाता है। हो गया, स्नैप लीजिए भाई। चलिए, देख लिया, आ गया है, देख लीजिए। चलिए अब इसको मिटाएं, आ गया है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्रोमोसोम का। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। और इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। अब देखिए,
अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम का, अब इसमें क्या क्या होगा पहले ये जान लीजिए। अब इसके स्ट्रक्चर में पहले आपको मिलेगा सेंट्रोमियर। क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर। दूसरा मिलेगा क्रोमेटिड। तीसरा मिलेगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। फिर चौथा मिलेगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फिर मिलेगा टीलोमियर। इतने चीजें मिलेंगे अब। और एक और मिलेगा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये सब चीजें ये देखते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो बीच में उसका सेंटर को ही हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ? क्रोमोसोम को जोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्रोमोसोम जोड़ूंगा तो अब मैं सिंपल इसको बना देता हूँ ऐसे करके। समझ में आ रहा है? या मान लीजिए मैंने इसे ऐसे नहीं किया, मैंने इसे डॉटेड कर दिए, इसको डॉटेड कर दिया। अब यहाँ से इसको मैं बना देता हूँ। दिखा? ये मान लीजिए आपका क्या है? क्रोमोसोम। समझ में आया ना? ये क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में ये जो आपका ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये क्या करता है? क्रोमोसोम के इन दोनों आर्म को ज्वाइन करता है। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे कैसा है? पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है। पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? ज्वाइन आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दोनों आर्म को क्या करता है? ज्वाइन करके रखता है। इसके अंदर क्या है? इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। इसको काइनेटोकोर बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर। प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर। इसका नंबर कितना होगा? 2 होगा। क्या काम करता है? स्पिंडल फाइबर अटैच्ड। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड किससे अटैच्ड होंगे? अटैच्ड टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब कहेंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम अलग होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो एक काइनेटोकोर यहाँ होता है, एक काइनेटोकोर यहाँ होता है। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। अब ऐसे पकड़ेंगे, जैसे खींचेंगे तब यहाँ स्पिंडल फाइबर लगेगा तब तो खींचेंगे ना भाई। इसको ऐसे खींचेंगे, जब खींचेंगे तो आधा अलग हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा। तभी तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड बनता है ना भाई। डिप्लॉइड हैप्लॉइड कैसी बना? क्योंकि आधा क्रोमोसोम उधर हो गया, आधा क्रोमोसोम इधर हो गया, तब तो इसे अलग हुआ होगा। तो स्पिंडल फाइबर ये आधे को उधर लेके चला जाता है, आधे को इधर लेके चला जाता है, तो आधा हो जाता है। लेकिन अब आपसे पूछेगा कौन है क्रोमोसोम में जो सेल डिवीजन में मदद करता है और स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ता है? उसका नाम है काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर एक तरह का फाइबर है जो क्या करता है? क्रोमोसोम से जुड़ के उसको अलग करने की कोशिश करी जाती। अब समझ में आया ना? ये क्या है? आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्या है? आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये 2 टाइप के होते हैं। इसे बोलेंगे कॉल्ड क्रोमेटिड। कॉल्ड क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ये 2 टाइप के होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहा है इधर का? अच्छा, इन्हें दिख रहा है सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिएगा, हाँ क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड 2 टाइप के होते हैं भाई, एक सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर। आसानी से देखिएगा, हमने कहा मैंने एक क्रोमोसोम बनाया ऐसे करके और मैंने ऐसे क्रोमोसोम बनाया ऐसे करके, तो ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक ही घर में है ना। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। आया? अब यहाँ देख लीजिएगा, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया। अब ये दोनों एक दूसरे क्या है? नॉन सिस्टर। क्या है? नॉन सिस्टर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड आपके 2 टाइप के होते हैं। अब इधर आइए, ये जो है देखिएगा, यहाँ क्रोमोसोम मोटा है लेकिन यहाँ से आते तो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। यहाँ भी किसी को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन।
और यहाँ ये फिर से क्या होता है, पतला हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, टीलोमियर होता है। इसको मान लीजिए टीलोमियर है। तो जो टीलोमियर होता है वो क्या करता है, क्रोमोजोम को चिपकने से बचाता है ना। मतलब दोनों क्रोमोजोम, जैसे मान लीजिए दोनों क्रोमोजोम, अभी इनका दोनों सिरा एक दूसरे चिपक जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो ये टीलोमेरेज क्या करता है, प्रिवेंट, चिपकना किसके मतलब होता है, फ्रॉम, प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ क्रोमोजोम, स्टिकिंग ऑफ क्रोमोजोम। और एक बात और करेंगे, जितना आपका एज बढ़ेगा उतना आपके जीवन में टीलोमेयर क्या होगा, घटेगा, है ना। जितना आपका एज बढ़ेगा, जैसे हमने कहा जब आप पैदा हो जाते हैं तो उसके पैदा होने के बाद आपका टीलोमेयर क्या होता है, घटता चला जाता है। जितना वो घट जाएगा इसीलिए बुढ़ापा आता है हमारे जीवन में, समझ में आया ना। ये जितना घटता जाएगा उतना बुढ़ापा आपके एक दिन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इंसान 100 साल तक, 100 से 80 साल तक उसका टीलोमेयर पूरा घट जाता है, इसलिए सेल का श्रिंक कर जाते हैं। आया समझ में। तो एज के हिसाब से टीलोमेयर क्या होता है, घटता जाता है। तो आपसे पूछेगा 20 साल का बच्चा और 30 साल का बच्चा, किसके अंदर टीलोमेयर ज़्यादा होगा, किसके अंदर टीलोमेयर का साइज ज़्यादा होगा, 20 साल वाले के पास, 40 साल वाले पास कम होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आया कि नहीं आया, आया। चलिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, समझ में आया। और सैटेलाइट डीएनए में ही क्या होता है, नॉर रीजन होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, क्रोमोजोम में नॉर रीजन होता है, याद रखिएगा, नॉर रीजन प्रेजेंट इन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में नॉर रीजन होते हैं, है ना। कहाँ कहाँ होंगे, 13, 15, 15, 21, 22, इस पे होता है। क्रोमोजोम में नॉर रीजन कितना होता है, 5 होता है। किस क्रोमोजोम पे होगा, 13, 14, 15, 21 और 22 यही पाया जाता है। जिससे कौन अटैच होता है, न्यूक्लियोलस। इससे कौन अटैच होगा, न्यूक्लियोलस अटैच्ड। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, इससे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियस अटैच करेगा। समझ में आया ना, आया कि नहीं आया समझ में, हैं, आया भाई। चलिए, तो नॉर रीजन याद हो गया, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद बनता है, इसमें कोई डाउट मत लीजिएगा। आगे समझ में इतना क्रोमोजोम के बारे में समझ में आया कि टीलोमियर क्या होता है, ये क्रोमोजोम को बचाता है, कैरेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है ना। यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं, आइडियोग्राम बता देते हैं आपको। आइडियोग्राम, आइडियोग्राम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम क्रोमोजोम को रखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, उसे कहते हैं आइडियोग्राम। साइज की बेस पे जब रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम कहते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए, क्या कह रहे हैं, स्टिकिंग सही तो है, वो प्रिवेंट फ्रॉम स्टिकिंग सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आया, प्रिवेंट फ्रॉम स्टिकिंग सही है आपका, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए, ये समझ सबको आ गया, नॉन सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड।
जितना आपका एज बढ़ेगा उतना आपका टेलोमियर कम होगा। एक क्रोमोसोम में कितना सेंट्रोमियर होता है? एक। और क्रोमेटिड दो हो सकते हैं या तो एक हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ अगर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वेरी इन ऑर्गेनिज्म, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मान लीजिए ह्यूमन है तो हमारे अंदर 46 होगा, बंदर के अंदर कुछ और होगा, गाय के अंदर कुछ और होगा, सेम नहीं होता है ना। तो ह्यूमन के अंदर कितना होता है? ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है यही, है ना। और एक है ओफियोग्लोसम, ये फर्न है। फर्न किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। इसके पास होता है 1260 क्रोमोसोम। कितना? 1260 इसके पास क्रोमोसोम होता है। 1260 क्रोमोसोम होता है। आधा पूछेगा तो इसी का आधा कर दीजिएगा, ठीक। अगर पूछेगा मियोसाइट, मियोसाइट क्या होता है? तो मियोसाइट का मतलब होता है द सेल विच अंडरगो मियोसिस। एक ऐसा सेल जो क्या हो रहा है? अंडरगो मियोसिस। एक ऐसा सेल जो मियोसिस करने जा रहा है। इसका मतलब उसके अंदर मान लीजिए 46 सेल होगा, अगर वो मियोसिस करेगा तो सेल कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 23, है ना। तो जो मियोसिस कर रहा है उसे मियोसाइट कहते हैं। इसका मतलब वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। अब 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड। क्रोमोसोम आपके दो टाइप के होते हैं, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। इसके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कब चेंज होता है? जब सेल डिवाइड करता है। हमने कहा हमारे बॉडी में अगर गैमीट बनाना होगा तब हमारे गैमीट में हैप्लॉयड सेल होंगे। बाकी हमारे बॉडी में कोई भी काम करना होगा, हर जगह डिप्लॉयड सेल होते हैं। आपके बॉडी में चोट लगी तो आपके बॉडी में चोट लगेगी तो आपके बॉडी में अगर सेल डिवीजन होगा तो वो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेंगे। लेकिन हैप्लॉयड से एक जगह आता है जब हमारी बॉडी में क्या बनता है? गैमीट बनता है, तब वहाँ डिप्लॉयड से आपका हैप्लॉयड होता है। इसका मतलब सीधी सी बात हुई कि हमारे बॉडी में हर जगह माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस का मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना, और माइटोसिस का मतलब जितना क्रोमोसोम था उतना फिर अपने बच्चों को दे देना। ये सिंपल सी बात होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं 46 से 46 बना रहा हूँ डॉटर सेल को, ये मदर सेल है, डॉटर सेल है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में जितना पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम होता है उतना डॉटर सेल के पास होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर। लेकिन अगर मैं मियोसिस कराऊंगा तो 46 यहाँ क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस क्या बोलता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्रोमोसोम नंबर घट जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशनल। इक्वेशन का मतलब जितना क्रोमोसोम था उतना बच्चे में जाएगा। ये समझ में आया? चलिए अब देखिए, अगर कोई क्रोमोसोम ऐसे है, ऐसे सिंपल, इसको हम बोलते हैं मोनाड। और अगर क्रोमोसोम ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं डाइयाड। इसका मतलब एक क्रोमेटिड यहाँ था, अब यहाँ क्रोमेटिड कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड हो गए। ये पूरा एक क्रोमेटिड है, यहाँ कितने हो गए? 2, तो इसको बोलेंगे डाइयाड। तो मतलब सिंपली मैं कह सकता हूँ, सिंपली मैं लाइन लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने कहा मैं मोनाड को मैं मोनाड से जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? डायाड बन जाएगा। और मैं अगर डायाड से डायाड को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? टेट्राड बन जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। तो हमने कहा कि ये जो क्रोमोसोम है आपका ऐसे बना है, सिंपली समझ लीजिए, ये जो क्रोमोसोम है आपका ऐसे बना देते हैं। अब ये क्या है? ये टेट्राड है। ये क्या है? ये पूरा टेट्राड है। ये क्या है? टेट्राड। आया?
यहाँ मोनाड था, यहाँ फिर 2 हो गए डायड, अब 2 का 4 कर दे, टेट्राड नहीं बनेगा, टेट्राड बनेगा। अच्छा आप फिर समझ लीजिए, अगर ऐसे क्रोमोसोम बनाया है तो इन सबको बोलते हैं यूनिवैलेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवैलेंट। आया? और अगर इसमें 2 आ गए हैं ऐसे करके, इसे क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट। क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट। तो दोनों को मिला के बाईवैलेंट, एक एक के पास क्या होता है? यूनिवैलेंट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाईवैलेंट अगर क्रोमोसोम है तो क्या है? वो टेट्राड है। क्या है? टेट्राड। तो बाईवैलेंट को क्या बोल सकते हैं? टेट्राड बोल सकते हैं। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। यहाँ एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड है तो मोनाड, और 2 क्रोमेटिड आ गया ना, 1 और 2 तो डायड। ऐसे 2 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? टेट्राड। आया समझ में? भाई मैंने ऐसे 2 को जोड़ दिया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमने कहा ये भी डायड है, ये डायड है, तो क्या बनेगा? टेट्राड। तो हमने कहा अगर क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा है आपको, सिंगल ऐसे, तो इसको बोलेंगे यूनिवैलेंट। ये भी यूनिवैलेंट है। आया ना? तो ये भी यूनिवैलेंट है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट बोलते हैं। तो जैसे बाईवैलेंट है ऐसे टेट्राड है, तो बाईवैलेंट बराबर टेट्राड हो गया। समझ में आया? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो ये कहानी किसकी थी? आपका क्रोमोसोम की कहानी थी। और क्रोमोसोम को कहा जाता है वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? वेहिकल ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि ये क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे? नोन एज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रोमोसोम नोन एज वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। इसका फंक्शन आपको पता ही होगा। ये क्या करता है? माता पिता के चरित्र को ट्रांसफर करता है बच्चों में, इसलिए कहते हैं वेहिकल ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ये लाइन समझ में आई? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। पूछेगा आपके पास 5 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट का नंबर बताइए, डायड का नंबर बताइए, टेट्राड का नंबर बताइए। समझ में आया ना? एक क्रोमेटिड है तो वो एक क्रोमोसोम है ना? आपको पता करना है कितना क्रोमेटिड है ना? अब देखिए ऐसा कंफ्यूजन मत रहिए। जैसे माने यहाँ देखो, यहाँ 2 क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये 2 क्रोमेटिड है, तो क्रोमेटिड नंबर क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता है, मेरे पास एक ही हो सकता है। अब देखिए यहाँ एक क्रोमेटिड है तभी से तो इसको क्रोमोसोम बोलेंगे ना। यहाँ क्रोमेटिड का नंबर बढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है भैया। अगर पूछेगा आपके पास एक क्रोमेटिड है तो क्या बोलेंगे? तो क्रोमोसोम नंबर 1। 2 क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ देखिए क्रोमेटिड का नंबर बढ़ा है, लेकिन क्या क्रोमोसोम बढ़ा है क्या? सिंपल। तो इसका क्वेश्चन कराएंगे तरीके से तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आपको बेसिक समझिए, यूनिवैलेंट, मोनाड, टेट्राड। समझ में आया क्या? तो ये आपका क्रोमोसोम खत्म हो गया। क्रोमोसोम का मेन फंक्शन होता है क्या? एक ही काम होता है उसका। क्या करता है? माता पिता के चरित्र को बच्चों में ट्रांसफर करता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो होता है आपको बताया गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल। समझ में आया? तो ये सेंट्रियोल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब सेंट्रियोल में आ जाइए। क्रोमोसोम समझ में आ गया ना? आ गया होगा। क्रोमोसोम के टाइप पे क्वेश्चन बनता है, और ये जो बाईवैलेंट यूनिवैलेंट है इस पे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है। समझ में आया ना? अभी आपका क्रोमोसोम खत्म हो गया। क्रोमोसोम क्या हुआ? आपका खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग सेंट्रियोल पे। इस पे सेंट्रियोल पे देखिएगा, अगर आप सेंट्रियोल की बात करेंगे तो पहली बात ये होती है प्रेजेंट कहाँ होगा? प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। और एक और काम करता फॉर्म
बेसल बॉडी ऑफ फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। समझ में आया ना? ये क्या करेगा? बेसल बॉडी बनाएगा सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये बेसल बॉडी क्या होता है आपको बताएंगे। बेसल बॉडी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजिला का, उसको बनाता है कौन? सेंट्रियोल। ओके, आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ सेंट्रियोल लिखा हूं, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं सेंट्रोजोम, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर में ये नाम लिया जाता है। अब सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, देखिएगा। हमने कहा ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ आपके ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे ढेर सारे, समझ में आया ना, ऐसे करके और ऐसे 1 2 3 4 ये 9 होते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है, ऐसे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अब समझ में आया? तो ये आपका सेंट्रोजोम है, ये पूरा क्या है आपका सेंट्रोजोम, और ये दोनों आपके क्या है सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बैठे होते हैं तो उसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं, और इसको बोलते हैं काइनोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे क्या बोलेंगे? काइनोप्लाज्म बोलेंगे। तो बोलेंगे फ्लूइड ऑफ क्या? फ्लूइड ऑफ सेंट्रोजोम, फ्लूइड ऑफ सेंट्रोजोम कॉल्ड काइनोप्लाज्म। ये क्या है? सेंट्रियोल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं बोलूंगा एक सेंट्रोजोम के पास कितने सेंट्रियोल होंगे? 1 सेंट्रोजोम कंटेन, एक सेंट्रियोल में कितना सेंट्रियोल कंटेन? 2 सेंट्रियोल। क्या? 2 सेंट्रियोल। तो आपके पास 50 सेंट्रोजोम है तो कितना सेंट्रियोल होगा? 100। आया कि नहीं आया? और जब ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड डिप्लोजोम। क्या बोलते हैं? उनको डिप्लोजोम कहते हैं। आया समझ? अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बारे में। इनका जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखिए, अब सेंट्रियोल स्ट्रक्चर सही में आया ना? तो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो होता है, इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट वो 9+0 का अरेंजमेंट होता है, याद रखिए। जैसे हमने कहा, मान लीजिए मार्कर है मेरा ये, अब मैं इसे कट करूं, अब जब कट करूंगा तो यहाँ लगाऊंगा, बनाऊंगा अच्छे से। तो मैंने इसी को ऐसे कट किया पतला सा, फिर से चिपका दिया। तो हमें देखना इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है, ये कैसे बना है। अब बनाते हैं। देखिए, जो सेंट्रियोल होता है उसका स्ट्रक्चर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलेंगे? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। पहले बैलगाड़ी नहीं चलती थी तो हमने कहा आपने तो जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में बीच में ऐसे मोटा सा रहता था ऐसे, और इससे क्या लगा रहता था? ढेर सारा ऐसे तीर लगे थे लकड़ी का, ज़्यादा नहीं, तो इसी को बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। उसमें लकड़ियाँ कम लगी रहती थी, हो सकता 9 लगी रहती थी, है ना? तो इसी को बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर का, अंदर का। अंदर ये आपको दिख नहीं रहा कार्ट व्हील जैसा है? ऐसे इसको काटेंगे तो सब ऐसे, मूली को आप काटते हैं, मूली को तो मूली में ऐसे काटे देखेंगे, ऐसे खिंचाया रहता लाइन से, ऐसे करके गोले में। सिंपल ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। अब स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसके बीच में होता है बाबू सेंटर हब। क्या होता है? सेंटर हब। समझ में आया? इसके बीच में क्या होगा आपका? सेंटर हब। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में होगा आपका सेंटर हब। सेंटर हब पूछेगा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाए तो बोलेंगे सबसे बीचों बीच को बोलेंगे सेंटर हब। इससे निकलेंगे 9 रेडियल स्पॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं ही लगा देता हूँ 9। निकल गए। अब ये हो गए आपके रेडियल स्पॉक, रेडियल स्पॉक हो गए। अब इनसे जुड़ेंगे ट्रिपलेट फाइबर 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे रहेंगे जुड़े हुए। इनका नाम होगा ट्रिपलेट फाइब्रिल। क्या नाम होगा?
ट्रिपलेट फाइब्रिल, और एक सेंट्रियोल के अंदर ये 27 होंगे, क्योंकि 9 रेडियल स्पोक है, तो 9 से कितने ट्रिपलेट फाइब्रिल है? 3, तो 9 त्रिक 27। अब ये जुड़ेंगे एसी लिंकर से, ये इसका एसी लिंकर है, ये क्या है? एसी लिंकर है, इसे जुड़ जाएंगे, ये हो गया आपका एसी लिंकर। तो ये जो है आपका क्या हो गया? एसी लिंकर बन गया आपका डायग्राम। इसका स्ट्रक्चर बना सेंट्रियोल का। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है, पूछेगा कि आपके पास 5 सेंट्रियोल हैं, ऐसे बना के पूछेगा। अगर 5 सेंट्रियोल हैं, मतलब आपने कट किया 5 सेंट्रियोल को, तो पूछेगा फाइंड करिए नंबर ऑफ सेंटर हब, तो कितना होगा? पहला, इसका आंसर कितना होगा? 5, क्योंकि एक ही रहता ना। फिर नंबर ऑफ रेडियल स्कोप, एक के अंदर 9, तो 5 के अंदर 5 × 9 कितना हो गया? 45। नंबर ऑफ ट्रिपलेट फाइब्रिल कितना करेंगे? 5 × 27, जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। आया? नंबर ऑफ एसी लिंकर बताइए, एसी लिंकर कितना होगा? जितना आपका रेडियल स्पोक होगा उतना आपका एसी लिंकर होगा, तो कितना होगा? 45। अरे आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? हाँ, ये किसके बारे में था? सेंट्रियोल के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रियोल के बारे में। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कहीं से पूछने वाला नहीं है। ये न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको दिमाग ओपन कर दिया कि आप ऐसे समझ सकते हैं। आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। चलिए, अब यही, कल तो संडे है, कल तो आपका टेस्ट है, मंडे को आएंगे तो ये मंडे को पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। आया? तो सेल डिवीजन का थ्योरी जो मेन है यहाँ चलेगा, बाकी सारा कहाँ चलेगा? लाइव क्लास में चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा डायग्राम है और यहाँ वैसा मैं डायग्राम बना ही नहीं पाऊंगा। टिपिकल है, क्योंकि सेल के अंदर है तो क्रोमोसोम अलग अलग होता है, तो बना पाऊंगा नहीं। तो बेसिक चीज़ें यहाँ बता देंगे एक दिन में, उसके बाद सारा आपको जो पीपीटी का 1-2 दिन में रेगुलर क्लास करके उसको अच्छे से बता देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट दूर हो जाए। नहीं तो अगर मैं डायग्राम का नहीं यूज़ करूँगा तो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। जब माइटोसिस मियोसिस समझाऊंगा, क्रोमोसोम इधर उधर जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए, अब पढ़ना साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, जब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में, देखिएगा इसमें एक आएगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये सेल को शेप देते हैं और सेल को सपोर्ट करते हैं। इनका मेन काम होता है सेल को शेप देना और सपोर्ट करना। कुछ लोग की आंखें साफ नहीं दे रही, तो भैया अपनी आंखों को थाम लीजिए या पकड़ लीजिए, हम तो रुकने वाले नहीं, हम तो चलते जाएंगे, यूँ ही ज़िंदगी कट जाएगी। आपको तो भी अपना बनाना है, हम तो बना लिए। आया? तो आंखों को थोड़ा साथ दीजिएगा, तो बेटा थोड़ी देर की बात है। इंस्टाग्राम देखना होता तो उस आंखों में चमक ज़्यादा रहती। अब कहते कोई स्टेटस सबका देखने के लिए शॉर्ट है तो लकला करके देखते रहेंगे रात भर 2 बजे तक, और 34 से 35 मिनट में लगातार पढ़ा रहा हूँ। उसी में कितना दिन तक पीछे लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे भी लोग पढ़े। लगता घर चलते हैं तो भांग पी के आते हैं, तो जब हमारी बायोलॉजी की रस्म आती है तो जैसा लगता है 4 घंटा बाद तब उनका काम करता है।
इनाई फिजिक्स में सोए ले, केमिस्ट्री में सोए ले, हमारे बेला में सोते हैं सब। इसका मतलब वो भांग अभी कुछ देर बाद काम की है। चलिए ठीक। तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल आसान है। इनका मेन काम क्या होता है? प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप। इसको देगा, सेल को देगा। अब माइक्रोफिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन से बना होता है, उसको कहते हैं नोन एज एक्टिन। क्या बोलेंगे? एक्टिन बोलेंगे। ये 6 से 7 माइक्रोन मीटर की होती है और इसका मेन काम होता है हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपकी जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम इसका होता है। जैसे आप कहते हैं गरमा जो चला है, बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, धीरे धीरे जो गाना चला मुझे नहीं पता। तो आपकी जो बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम किसका है? मसल्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको तो समझ में आएगा। ओके, आप एक्स के बारे में समझ लीजिए। मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन, एक्टिन तो हो गया, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये कितना होता है? 25 माइक्रोन मीटर का होता है। इसका मेन काम क्या होता है? हेल्प इन पैकेजिंग, या बोलेंगे ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ इसका गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और हेल्प टू स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर को सेल डिवीजन में मदद करता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर किसको ढूंढता है? काइनेटोकोर को। उसी को ढूंढेगा जब भी उसका मन करेगा। तो आपकी हो गई साइटोस्केलेटन की बात, आया ना? किसकी बात हो गई? साइटोस्केलेटन। अब एक छोटी सी और बात है, छोटी सी और बात है, 2-4 मिनट की बात है, अपनी आंखों से बोलिए भाई, थोड़ा सा और टिक टाक जाए। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो कुछ लोग सीरियस होकर ढमला जाएंगे। हाँ, ये जाएँ तो जाएँ कैसे? तो ये आपको समझ में आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। अब इसके बाद सीलिया फ्लैजिला के बारे में जान लीजिए। चलिए, सीलिया फ्लैजिला नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सीलिया फ्लैजिला में डायग्राम भी बनाना है, तो वो बनाने के लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको कल पढ़ाएंगे। उसमें आपको अब 2 ही पढ़ाना, माइक्रो बॉडीज पढ़ाना, सीलिया फ्लैजिला पढ़ाना बस। मतलब कि 20-25 मिनट का लेक्चर, 20 नहीं होगा 15 होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना। क्रोमोसोम